जय हिंद फ्रेंड्स, पूरा एकेडमी में आपका स्वागत है। यहाँ पे आज का द हिंदू एडिटोरियल न्यूज़ लेके आया हूँ, उसकी डिटेलिंग आपको यहाँ पे दी जाएगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जो भी अपडेट यहाँ पे मैं देता हूँ वो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल न्यूज़। क्या क्या चीज़ें आई हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में उसको देखेंगे। तो उसको देखने से पहले यहाँ पे सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ हर बात की तरह यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2021 में पूछे गए हैं, तो उसकी क्या डिटेलिंग है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो मैं पिछली वीडियो में क्वेश्चन डाला था उसकी अगले वीडियो में डिटेलिंग को देता हूँ ताकि वो चीज़ें रिपीट भी हो जाएं, रिवीजन भी हो जाएं और इसकी क्लियरेंस भी हो जाए। तो जो कि दोनों इम्पॉर्टेंट है, दोनों अपना एक अलग महत्व तो रखता है। तो इस चीज़ को समझें आप, कोई भी चीज़ें बिना रिवीजन के संभव नहीं है। तो क्वेश्चन था व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। तो एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस 1950 में था आपका सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये चीज़ें बहुत सारे लोग क्वेश्चंस को गलत भी कर दिए हैं, कुछ लोग क्वेश्चन को सही भी किए हैं। तो यहाँ पे ये जो ध्यान में नहीं दिया होगा ये कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या था हमारी, वहाँ पे कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम निकल के आई। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल जब अमेंडमेंट हुआ था 1976 की, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपका निकल के आता है क्या, सेकुलर। ये चीज़ें निकल के आती हैं, सोशलिस्ट निकल के आती हैं और इंटीग्रिटी भी निकल के आती हैं। तो ये तीन चीज़ें निकल के आ जाती हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर और ये चीज़ें निकल के आती हैं आपका इंटीग्रिटी। तो यूनिटी इन इंटीग्रिटी जो थी उसमें इंटीग्रिटी को जोड़ दिया जाता है किस एक्ट के तहत, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत, जो कि 1976 में आई है। तो ये चीज़ें याद होना चाहिए। ये जो तीन टर्म इस प्रियम्बल में भी जोड़े गए हैं, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़े गए हैं, वो 1976 में जोड़े गए हैं। तो कब जोड़े गए हैं याद रहना चाहिए, 1976 में जोड़े गए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं ये जो क्वेश्चंस है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट ऑफ भारत रत्ना एंड पद्मा अवार्ड। तो भारत रत्ना और पद्मा अवार्ड के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। तो भारत कह रहा है भारत रत्ना पद्मा अवार्ड जो है एक टाइटल है आर्टिकल 18 के अंदर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये टाइटल के रूप में प्रयोग होता है क्या, ये भी एक गलत स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। तो कौन सा नॉट करेक्ट है, तो कौन सा करेक्ट नहीं है, यहाँ पे ये चीज़ें पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर बी है और इसका आंसर डी होगा, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन आपको मैं दे रहा हूँ अभी। पद्मा अवार्ड्स विच वेयर इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1954, तो ये भी सस्पेंड किया गया था ओनली वन, ये भी स्टेटमेंट गलत है। नंबर ऑफ भारत रत्ना अवार्ड इज रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम 5 इन ए पर्टिकुलर ईयर, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। कैसे गलत है उसकी डिटेलिंग को हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो बात करी जा रही है प्रियम्बल की, ओरिजिनल जो प्रियम्बल में अडॉप्ट करी गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 26 नवंबर 1949 में, तो वो जो इन्फोर्स हुई थी प्रॉपर तरीके से वो 26 जनवरी 1915 को हुई थी। 1950 को ये चीज़ें प्रॉपर तरीके से फोर्स में आ गई थी। और उसका क्या स्टेटस था तो आपको मैं बताया, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, SDR याद रख सकते हैं आप, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। दूसरा जो क्वेश्चंस आता है वो भारत रत्ना पे है। तो वहाँ पे भारत रत्ना को देख सकते हैं, एक साल में मैक्सिमम 3 बार दिया जा सकता है यहाँ पे 3 पीपल को। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। रिकमेंडेशन फॉर भारत रत्ना प्राइम मिनिस्टर करते हैं, जो कि फॉर्मल नहीं है वैसे, लेकिन सामान्यतः ये रिकमेंड कर देते हैं। तो मैक्सिमम 3 बार दी जा सकती है, ये चीज़ें याद होना चाहिए। और किसको रिकमेंड करेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंडेशन जाती है। आगे बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ और देखते हैं क्या नई चीज़ें आई हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं साइक्लोन की, मोचा, ये जो साइक्लोन आ रहा है, इस मोचा साइक्लोन के बारे में, इसकी अलग खूबियां हैं इस मोचा साइक्लोन की, जो कि इसकी प्रिडिक्शंस बहुत सारे लोगों की दिन पर दिन अपग्रेड करने पड़े हैं। तो प्रिडिक्शंस बहुत जगह जो पहले करी गई थी उसको अपग्रेड कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे यूनिक चीज़ें इसमें हुई हैं। तो म्यांमार और बांग्लादेश को ये ब्रेस कर रहा है और टच करेगा, जिसके हिसाब से संडे के आसपास आज के दिन ये कॉक्स बाज़ार
जो कि कहाँ पड़ता है, बहुत फेमस मार्केट है ये कॉक्स बाज़ार, ये बांग्लादेश में पड़ता है। तो बांग्लादेश का लोकेशन देखना आपके लिए अत्यंत ही आवश्यक है। तो हम अगर मैप में देखें कि बांग्लादेश का लोकेशन कहाँ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बांग्लादेश का लोकेशन है, और ये जो तूफ़ान जाएगा वो कुछ इस तरीके से जाकर इम्पैक्ट करने वाला है। ये यहाँ की एग्जैक्ट लोकेशंस आपको मैं बताया, इसकी डिटेलिंग भी आपको अभी दी जाएगी। पहले ये देख लेते हैं कि इस न्यूज़ में क्या निकला है। तो जहाँ पे ये हिट कर रहा है बांग्लादेश के कॉक्स बाज़ार को, उसके बाद ये रोहिंग्या जो 1 मिलियन पॉपुलेशन रिफ्यूजी रह रही है, और म्यांमार का जो रखाइन प्रोविंस है वहाँ पे भी सितवे पोर्ट के आसपास तक ये चीज़ें फैलेगी। साइक्लोन मोचा की बात करें अगर हम, तो क्या यहाँ पे दिखता है, यह जो विंड की स्पीड है वो 220 किलोमीटर के आसपास तक आ रही है, जो कि एक सुपर साइक्लोन में इसको बदल के रख दिया है। तो यह क्या है, सुपर साइक्लोन है, एक्सट्रीमली सुपर साइक्लोन था, तो यहाँ पे सुपर साइक्लोन ये चीज़ें आई हैं। तो ये बहुत ही सीवियर कंडीशंस का तूफ़ान यहाँ पे आ रहा है। देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे लोगों की जान को सुरक्षा देती है गवर्नमेंट। इसकी डिटेलिंग को हम देखेंगे तो पहले बात करी जा रही थी, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इस चीज़ को प्रिडिक्ट किया था कि यह वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होगी, लेकिन बाद में इसको अपग्रेड करके एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म कर दी गई। लेकिन आज के डेट में अगर हम देखते हैं तो इसको क्या पाते हैं कि यह एक सुपर साइक्लोन बन चुका है। एक सुपर साइक्लोन की स्पीड आप समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा होता है, ये एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन से भी अधिक इनकी स्पीड होती है। तो जो सस्टेन किया है ये स्पीड 140 बोली जा रही थी कभी, तो आज की डेट की अगर बात करें 13 मई की बात करें जो अभी चल रही है, तो इस डेट में हम इसको कैसे देखते हैं इस तूफ़ान को, तो इस तूफ़ान को हम देखते हैं 220 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कहीं कहीं 240 किलोमीटर पर आवर भी मेजर करी गई है। तो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं, और जो इसकी लैंडफॉल स्पीड होगी देखिए वो भी कम नहीं है। लैंडफॉल स्पीड सामान्यतः 120 पे आ जाती है, लेकिन यहाँ पे देखिए लगभग 200 टच कर रहा है। तो ये बहुत सोचने वाली बात है, तूफ़ान कैसे अपना अलग रूप ले रहा है यहाँ पे, उसके ऊपर सोचने वाली बात है जो भी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। तो मोचा जो है यहाँ पे वो सुपर साइक्लोन है, और यह जो है नॉर्थ ईस्टवर्ड की तरफ मूव कर रहा है। तो ये नॉर्थ ईस्टवर्ड की तरफ मूव कर रहा है, जो कि इम्पैक्ट करेगा किसको, बांग्लादेश को, म्यांमार कोस्ट के कॉक्स बाज़ार में, और अपना जो म्यांमार है ये काइकपू, ये सितवे पोर्ट को इम्पैक्ट करेगा। तो ये सारी चीज़ें इस जून को कवर कर रहा है। इस तरीके से ये इम्पैक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। अभी तक बात करें अगर कितने तूफ़ान आए हुए हैं, इसकी बैकग्राउंड में हम जाते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। इस स्पीड से, इस कैपेसिटी से तूफ़ान आए हुए हैं, तो आपको क्या प्राप्त होगा कि यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में कुछ इम्पॉर्टेंट साइक्लोन हैं जिनकी स्पीड 265 किलोमीटर थी, तो उसका नाम है अम्फान, तो जो कि मई 2020 में आई है। और मई 1990 में साइक्लोन की बात करें जो कि आंध्र प्रदेश कोस्ट को हिट करी थी, तो वो 231 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी। यहाँ पे बांग्लादेश में 97 की बात करें तो यहाँ पे चीज़ें आई हैं, और अभी जो मोचा की है वो है 212 किलोमीटर के आसपास, तो यानी 220 किलोमीटर मान के चलिए यहाँ की एक एवरेज स्पीड यहाँ पे आ रही है इसकी। आगे बढ़ते हैं और सजेशंस क्या दिया जा रहा है यहाँ पे जो भी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है कि आप लोग अपने फसल का देखभाल जल्दी कर लीजिए, फसल को काट लीजिए और अपने फ्रूट्स को, अपनी नर्सरीज़ को सही तरीके से प्रोटेक्ट करिए, तभी जाके कहीं ना कहीं ये चीज़ें ये सही होंगी। और एवॉइड करने के लिए बोल रहे हैं कि स्प्रेइंग ऑफ फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स और कीपिंग सेफ कैटल लाइफ स्टॉक इन सेट्स। तो ये जो चीज़ें हैं इसको अगर ये देखिए यहाँ पे एवॉइड करने के लिए क्यों बोल रहा है, कोई भी हम स्प्रे करेंगे अगर तूफ़ान आ रहा है तो वो लंबा एरिया कवर करेगा और बहुत लोगों को भी इम्पैक्ट करेगा, तो इसलिए इसको अवॉइड करने की बातें बोली गई हैं। और ये जो है लाइफ स्टॉक की भी देख रेख और ये सारी चीज़ें कैटल जो भी हैं इनका सेफ्टी के लिए बातें बोली गई हैं। यहाँ पे हम देखेंगे तूफ़ान का जो लोकेशंस है कुछ इस प्रकार को जा रहा है, जो कि म्यांमार
की बाउंड्री को टच कर रहा है, बांग्लादेश की बाउंड्री को टच कर रहा है, और अपना नॉर्थ ईस्ट भी जो स्टेट है अभी रिसेंटली जिसमें प्रोटेस्ट चल रहा है वो भी कहीं ना कहीं मणिपुर के भी स्टेट को आगे टच करता हुआ निकलेगा। तो ये चीज़ें हैं जो सीवियरिटी है वो आपके कहाँ तक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सीवियरिटी हमको देखने को मिल रही है बांग्लादेश, म्यांमार एंड बांग्लादेश के इस जोन में देखने को मिल रही है। तो ये तूफ़ान है, तूफ़ान की स्पीड बताया, तूफ़ान का लोकेशन बताया, इसकी क्या क्वालिटी है वो भी बताया, इस चीज़ के बारे में आपको जानना है। ये कुछ पीआईबी का न्यूज़ है। तो यहाँ पे G20 का जो कल्चरल ग्रुप है उसकी मीटिंग हो रही है अभी, कहाँ, भुवनेश्वर में होने वाली है। और इसका क्या थीम है, तो इसका थीम दिया गया है कल्चर यूनाइट्स ऑल। सही बात है, कल्चर हम सभी को आपस में एक धागे में पिरो देती है, और इसकी जो थीम है वो याद रखना जरूरी है। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे जो ऑब्जर्व करा गया है वो उसका थीम है वाटर एंड इट्स इम्पोर्टेंस फॉर माइग्रेटरी बर्ड। तो वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे कब मनाया जाता है, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे, इसका जाके आंसर कमेंट सेक्शंस में ज़रूर दें। यहाँ पे कांग्रेस की एक ह्यूज विक्ट्री हुई है बीजेपी के सामने। बीजेपी के जो मेन लीडर हैं यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी, तो इनकी कैंपेनिंग चली थी कर्नाटका में, 25 किलोमीटर 28 किलोमीटर की रैली किए हुए थे। फिर भी यहाँ पे कहीं ना कहीं कांग्रेस की एक बहुत मात्रा में विक्ट्री निकल के आई है। तो देख सकते हैं लगभग 60% के आसपास ये यहाँ पे चीज़ें चली हैं। तो यहाँ पे कांग्रेस की टोटल 224 सीटें कर्नाटका असेंबली की हैं, जिसमें से 135 कांग्रेस को मिल चुकी है, 66 पे बीजेपी सिमट गई है। ये सारी चीज़ें हैं। और जेडीएस को 19 सीटें यहाँ पे मिली हैं। देखते हैं यहाँ पे कैसे गवर्नमेंट अब कांग्रेस चलाती है, आगे इनके पास क्या चैलेंजेज होंगे उस चीज़ को हम देखेंगे। यहाँ पे ये जो जलरीपेटा है विशाखापट्टनम का, यहाँ पे इसको 14 जून के लिए स्टेबल पोजीशंस में रख दिया गया है। यहाँ पे कोई भी फिशिंग कार्यक्रम नहीं होगी, तो कोई भी मछुआरा मछली मारने के लिए समुद्र में नहीं जाएगा। सारे अपने बोट को डॉक कर दिए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एरियल व्यू यहाँ पे दी गई है। तो यह एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम कोई भी नेचुरल रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशंस करते हैं, उपयोग करते हैं, तो हमें एक नियम के अनुसार चलना चाहिए, क्योंकि जो भी रिसोर्स हम इस्तेमाल करेंगे उसकी एक्सप्लॉयटेशंस अगर हद से ज़्यादा करेंगे तो नेचुरल रिसोर्स भी कहीं ना कहीं हमें इम्पैक्ट करती हुई नज़र आएगी। तो इसलिए हर चीज़ें इकोनॉमिक के कंसर्न में हमें लेके नहीं चलना चाहिए। सारी की सारी चीज़ें, कम से कम हमें ये देखना चाहिए कि हमारे रिसोर्स किस हद तक हैं और उसको किस हद तक हम यूज कर सकते हैं। तो सस्टेनेबल यूज की तरफ यहाँ पे ध्यान देकर हम उनका उपयोग करें, तभी जाके कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट सही रह सकता है। बात आ रही है गगनयान की, जो 2023 तक बात थी कि इसको उड़ाया जाएगा। देखते हैं कब तक ये चीज़ें संभव हो सकती हैं। तो जो है पैरासूट री एंट्री के लिए कैप्सूल तैयार किया गया है, वो भेजा जा रहा है बेंगलुरु इसरो में। अब देखते हैं ये जो है किस हद तक ये कार्य करता है और कैसे सारी चीज़ों को डेवलप करता है। तो एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट करी गई है आगरा बेस्ड लेबोरेटरी के अंतर्गत। ये चीज़ें हैं, DRDO भी इसमें सहभागिता निभाया है। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटका के वर्डिक्ट में अपने अपने विचार यहाँ पे लोगों ने दिया है, और ये कितने लोगों का ये भी विचार है कि बीजेपी की करप्शन पॉलिटिक्स यहाँ पे हटने वाली है और पुनः एक नए सरकार का निर्माण होने वाला है। तो 2024 में ममता जी ने ये भी बोल दिया कि कहीं ना कहीं यहाँ इनका सफाया होने वाला है। ऐसी चीज़ें यहाँ पे कई सारे लोग बोल रहे हैं। कांग्रेस की ग्रेट विक्ट्री के साथ यहाँ पे ये अपने आगे की लड़ाइयों के लिए आगे जुड़ चुका है। देखते हैं आगे किस प्रकार की तैयारी ये करते हैं। कांग्रेस की अगर बात करी जाए, ये जो 2023 का इलेक्शंस का रिजल्ट आया है, तो बीजेपी जो है अर्बन एरिया में ज़्यादातर सिमट के रह गई है। जो भी शहरी एरिया है वहाँ पे सिमट कर रह गई है। तो आप देख सकते हैं बीजेपी की शहरी एरिया को ज़्यादा प्रभावित किया है। कांग्रेस जो है सारे क्षेत्रों में लगभग इसकी सीटें निकल के आई हैं। श्रिंकिंग बेस ऑफ जेडीएस, तो जेडीएस की भी जो सीटें थीं वो भी बहुत हद तक सिमट चुकी हैं। और 2018 का ये स्थिति थी, लेकिन 2023 का
आपके सामने ये स्टेटस है। तो करेंटली जो चीज़ें चल रही हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। आईएनसी को कितनी सीटें मिली हैं वो आपको मैं अभी बताया, 135 के सीटें यहाँ पे प्राप्त हुई हैं। बीजेपी की 66, जेडीएस की 19। ये सारी चीज़ें एक ओवरव्यू लेने के रूप में आपको इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये चीज़ें डाल दी। वर्ल्ड की न्यूज़ देख लेते हैं। तो यहाँ पे रेड लीफ सिविलियन 7 ट्रूप्स एंड 6 मिलिटेंट यहाँ पे उनकी हत्या हो गई है। और पाकिस्तान आर्मी यहाँ पे देखिए क्या करता है, ऐसी चीज़ें निकल के आ रही हैं। अभी रिसेंटली बात करी जाए तो पाकिस्तान में जो बात चल रही है वो काफ़ी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी वहाँ पे नज़र आ रही है, जिसके कारण उथल पुथल हो रहा है। और अभी जो इमरान खान को अरेस्ट कर लिया गया था तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश में उनको तुरंत बेल दिया गया है। तो देखते हैं कैसे इस चीज़ को डील करती है पाकिस्तान की गवर्नमेंट। अभी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक क्राइसिस और फिनेंशियल क्रंच से गुजर रही थी ये कंट्री पाकिस्तान, लेकिन अब इसको कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिक्स भी अपनी तरफ खींच रहा है। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी वहाँ पे भी इमर्ज आउट हो चुकी है। जेलेंस्की अभी पहुँचे हैं कहाँ पे, वेटिकन सिटी में पहुँचे हैं और यहाँ के पोप फ्रांसिस से यहाँ पे मिल रहे हैं। तो देखते हैं क्या चीज़ें शांति वार्ता होती हैं, क्या निकल के आती हैं, वो आगे देखा जाएगा। यहाँ पे ब्लास्ट जो है खार्तूम में सूडान के आसपास यहाँ पे चीज़ें हुई हैं और ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए प्लेस किया जा रहा है। ये देखते हैं किस हद तक यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस मिलती है। फिलीपींस कोर्ट जहाँ एक्विट किया है टॉप क्रिटिक ऑफ एक्स प्रेसिडेंट वार ऑन ड्रग, तो उनको ये चीज़ें करी गई हैं, एक्विट किया गया है। देखते हैं आगे क्या नया न्यूज़ निकल के आता है। लॉन्ग कोविड यहाँ पे बातें करी जा रही हैं। लॉन्ग कोविड लिंगरिंग प्रॉब्लम रिक्वायरिंग ग्रेट अटेंशन, इसका क्या मतलब हुआ उसकी डिटेलिंग को हम देखेंगे। तो आपको याद होगा जब देश में लॉकडाउन लगा था, वहाँ पे क्या हुआ था, लॉकडाउन लगते ही लोगों की इकोनॉमिक एक्टिविटी एकदम रुक गई थी। लोगों का टूर एंड ट्रेवल एकदम रुक गया था। लोग आपस में सोशल बिहेवियर बनाना भी अच्छा नहीं समझते थे, सोशल कांटेक्ट भी बनाना अच्छा नहीं समझते थे। लोग आपस में डिस्टेंस को मेंटेन करने लगे थे। तो हर रिश्तों में कहीं ना कहीं दूरियां आई थी। लोग आपस में सामने सामने बात करने से भी कई हद तक कितराते थे। तो ये लोगों के बिहेव को भी कहीं ना कहीं चेंज करके रख दिया था ये चीज़ें। अब बात आती है जब पेंडेमिक आया 2019 में और जो वायरस था कोविड, ये लोगों को कैसे इम्पैक्ट किया है। तो जो लॉन्ग टर्म पेशेंट्स हैं उनको अलग तरीके से यहाँ पे कोविड इम्पैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे यही बातें बोली जा रही हैं। लॉन्ग कोविड जो फेस किए हैं जितने भी लोग हैं और उनके अलग अलग कैरेक्टर निकल के आ रहे हैं। तो कुछ लोग बोल रहे हैं जो लॉन्ग कोविड सेशंस को फेस किए हैं, कोविड से गुजरे हैं लंबे समय तक, उनको शरीर में दर्द होती है, वो टायर्ड थकान महसूस करते हैं, मसल्स में पेन, जॉइंट में पेन, कहीं कहीं ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो अलग अलग ह्यूमन बींग पे अलग अलग ये अपने कैरेक्टर को रिजेंबल करता है। क्यों? क्योंकि ये एक वायरस है और ये एक म्यूटेंट है और हर समय पे अपना म्यूटेंट निकाल के लेके आता रहता है। तो वायरस अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अटेंटिव रहने की ज़रूरत है। हालांकि WHO ने अभी रिसेंटली इसको क्लेम किया था, ये नो लॉन्गर कोई इमरजेंसी की सिचुएशंस है, जो कि अभी सोचने वाली बात है हम लोगों को कि ये WHO को बोलने के बाद भी हम लोग बहुत सारे अपने लोगों को खो रहे हैं दिन पर दिन। तो ये सोचने वाली बात है और इसके ऊपर अटेंटिव रहने की बात है, तभी जाकर कहीं ना कहीं हम इससे बच पाएंगे। WHO जो है इस चीज़ को इस तरीके से बताया है और इसके सिम्टम को भी दिखाया है कि ये जो भी लंबे समय तक ये बीमारी लोगों को इन्फ्लुएंस की थी, इम्पैक्ट करी थी, वहाँ पे प्रॉब्लम अलग अलग निकल के आ रहा है। केरला की बात करें तो स्टडी में पाया गया कि 62% ऑफ द लॉन्ग कोविड पेशेंट यहाँ पे कंटिन्यू किए हैं। किस चीज़ के? अनएम्प्लॉयड को और आगे बढ़ाना पड़ा है उनको, क्योंकि वो अगर अनहेल्दी हैं और उनके बॉडी में पेन है, तो प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ से वो उबर नहीं पा रहे हैं, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशंस बना हुआ है। डायग्नोस्टिक की बात करें तो अभी तक कोई टेस्ट ऐसा कंफर्म नहीं कर सका है कि लॉन्ग टर्म जो है कोविड किससे है और किस प्रकार का इम्पैक्ट कर रहा है। तो कुछ स्टडी ये भी दिखाती हैं
कि मोर कॉमन इन वुमेन, ये सारी चीज़ें जो लंबे समय तक चलने वाली हैं वो मोर कॉमन इन वुमेन हो रही हैं। आगे जो आपके सामने आ रहा है वो क्या है, आपका ये कोई भी प्रॉपर अप्रूव्ड ड्रग की भी बातें नहीं बोली गई हैं कि इसमें ये ड्रग चलेगा और ये ड्रग ये ट्रीटमेंट चलेगा, ऐसी कोई अभी यहाँ पे सही चीज़ें ऑफिशियली नहीं बताई गई हैं। तो जो भी चीज़ें हैं, अगर पर्सन कोई भी इम्फेक्ट होता है इस सब चीज़ से, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम निकल के आएगी। ये सब चीज़ों की देखने की ज़रूरत है। और ये पेंडेमिक जो है बहुत सारे लोगों को एक प्रकार से प्रॉब्लम में क्रिएट किया है। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को तो लिया ही है, लोगों के रोज़मर्रा ज़िंदगी को भी छीन लिया है उनसे। और अनएम्प्लॉयमेंट का रेट तो इतना भग गया है हर कंट्री में कि उसकी कोई आंकड़े ही सही तरीके से नहीं है। क्लैश ऑफ क्लैंस इन मणिपुर, तो जो मणिपुर का क्लैन है उसमें आपस में ही लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो आपस में लड़ाई करने से क्या फ़ायदा, बैठ के आदमी विचार विमर्श कर सकता है। तो यहाँ पे 2 ट्राइब है, देखिए क्वेश्चंस यूपीएससी में बन सकते हैं। तो इसलिए यूपीएससी को कंसर्न में रख के अगर आप यहाँ पे पढ़ाई करेंगे तो उस चीज़ का आपको बेनिफिट मिलेगा। कुछ ट्राइब हैं, कुकी ट्राइब, मितिया ट्राइब। तो मितिया जो ट्राइब है वो ज़्यादा मेजॉरिटी में है। आपकी मितिया ट्राइब वो मणिपुर की ट्राइब है। तो पूछे मितिया ट्राइब कहाँ की है, तो वो आपके मणिपुर की ट्राइब है। और इनकी एक स्पेशल डिमांड यहाँ पे चल रही है। अभी जो प्रोटेस्ट इमर्ज आउट हुआ आपके मणिपुर में एक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, जब कुकीज़ को शेड्यूल ट्राइब में ऐड कर लिया गया, तो यहाँ पे मितीज जो थी मेजॉरिटी में, वो यहाँ पे प्रोटेस्ट करना शुरू किए। वो भी अपना डिमांड कर रहे हैं कि हम सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में हैं, हम अपने मणिपुर की कल्चर को रिजेंबल करते हैं, ट्रेडिशंस को रिजेंबल करते हैं। यहाँ की सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में पॉपुलेशन से हमारी 62% के आसपास, हमें हमारा हक मिलना चाहिए, हमें भी शेड्यूल ट्राइब में ऐड करिए, ऐसी डिमांड है। अभी तक का जो ब्रूटल राइट चला है उसमें 60 के आसपास लोगों की मृत्यु हो गई है, 250 के आसपास लोग इंजर्ड हुए हैं, बहुत सारे घरों को जला दिया गया है। आपस में जो कुकी ट्राइब हैं इनमें मतभेद पैदा हो गया है और कुकी मितीज में भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम निकल के मणिपुर में आ चुकी हैं। देखते हैं इस चीज़ को कैसे डील करती है ट्राइबल मिनिस्ट्री। बात आती है इनके प्रोटेक्शन की, तो ये क्या कहते हैं, एंसेस्ट्रल लैंड, ट्रेडिशन, कल्चर, लैंग्वेज, ये सारी की सारी जो चीज़ें मिती बोलते हैं, इनकी एक अलग विशेषताएं हैं। तो विशेषता इनकी अलग एक पहचान है। और ये एक और बात बोल रहे हैं, वंस एक्सटेंडेड अप टू द निगथी और चिदविन रिवर। तो ये जो मणिपुर का मितियाज ट्राइब है ये कहाँ के आसपास, तो चिदविन रिवर है, याद रहे, चिदविन रिवर और निंगथी रिवर। तो ये चिंगती निंगथी रिवर के कूबो वैली के आसपास तक इनकी फैली है। कूबो वैली कहाँ पे है, म्यांमार में। तो म्यांमार के कुछ पार्ट में भी इनकी ट्राइब पाई जाती है। ये चीज़ें याद होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस मणिपुर में ही ये सीमित हैं। चूँकि मणिपुर बॉर्डर करता है किससे, देखिए मणिपुर जो है बॉर्डर करता है म्यांमार से। तो म्यांमार से बॉर्डर करता है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी ट्राइब पाई जाएगी और यहाँ पे भी ट्राइब पाई जाएगी। तो इसकी लोकेशंस है, नॉर्थ ईस्ट का लोकेशंस इंपॉर्टेंट है देखना इसके कंसर्न में, तभी जाके हम कहीं ना कहीं उस लोकेशंस के बारे में अच्छे से जान पाएंगे। आगे ये बातें बोल रहे हैं कि 60% का जो पॉपुलेशन है वो मितई है और ये नॉन ट्राइबल मितई में आते हैं, ये ट्राइबल नहीं है। तो ये इसी चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, हमें ट्राइबल क्यों नहीं दिया जा रहा है। कुछ इनकी अलग चीज़ें हैं, जैसे जिरीबम इज़ द एसेस पॉइंट ऑफ वन ऑफ द 2 मेजर नेशनल हाईवे। तो जिरीबम एक जगह है, उसको एसेसिबिलिटी मिली है हाईवे की, रेलवे की। और रेलवे यहाँ पे मणिपुर में पार्सली अभी कंप्लीट हो रहा है। इम्फाल कैपिटल को टच करने की भी बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। मितिया जो है अकाउंट करता है फॉर अबाउट 53% ऑफ द स्टेट टोटल पॉपुलेशन। तो 53% स्टेट पॉपुलेशंस ये अगर करते हैं तो एक बहुत बड़ा पॉपुलेशंस यहाँ पे नंबर है, जो कि यहाँ पे ये अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें भी कहीं ना कहीं इस चीज़ में शामिल किया जाए। ऐसी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं।
दूसरा जो बातें आ रही हैं 8 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस में इनकी मितिया की जो मणिपुर लैंग्वेज है वो भी ऐड करी गई है, ये अपने क्लेम को यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें एक यूनिकनेस के हिसाब से बताई जा रही है। अगर यूनिक होगा तभी कहीं ना कहीं शेड्यूल ट्राइब में उसको जगह मिलती है और एक विशेष पहचान होना चाहिए कल्चर और ट्रेडिशंस के पर्सपेक्टिव, तभी आपको कहीं ना कहीं जगह मिलती है। 6वें 6 शेड्यूल में आपको याद होना चाहिए, 6 शेड्यूल में आपकी एसटी पॉपुलेशन एसटी स्टेट को रखी गई है। उसमें कितने स्टेट हैं 6 शेड्यूल में? उसमें 4 स्टेट को रखी गई है। कौन है? AMTM। तो यहाँ पे ऐसे याद रख सकते हैं, आसाम यहाँ पे, और मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ पे मणिपुर नहीं है, ये चीज़ें याद रखिएगा। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये चीज़ें हैं। तो मणिपुर नहीं है यहाँ पे, इसी चीज़ के लिए यहाँ पे ये कर रहे हैं। अगर जाहिर सी बात है इसमें आ जाएं तो जो भी इनकी प्रॉब्लम है जो वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक दूर होती नज़र आएगी, इसीलिए यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है। यहाँ पे आने के बेनिफिट क्या क्या होंगे? तो इनको बहुत सारे सोशल स्कीम की बेनिफिट मिलेगी, बहुत सारे रिबेट मिलेंगे, बहुत सारे इनकी फंडिंग होगी। तो ये सब बेनिफिट्स के चक्कर में यहाँ पे पड़े हैं। जॉब में कहीं ना कहीं बहुत सारी इनको सहायता मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें बेनिफिट के रूप में यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बात करी जा रही है 83% ऑफ मितिया पीपुल एसोसिएटेड विथ हिंदुइज्म। तो ये 83% जो मणिपुर के लोग हैं वो हिंदुइज्म को रिजेंबल करते हैं, हिंदुइज्म को मानते हैं। तो ये इनकी बातें हैं। अब मणिपुर जो लैंग्वेज है वो तो ऐड हुआ ही है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, और 22 शेड्यूल लैंग्वेज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में दी गई हैं उसमें से ये एक मणिपुर का भी है। आगे बढ़ते हैं, केवल मणिपुर लैंग्वेज ही नहीं ऐड हुआ है, मणिपुरी डांस भी अपना अलग विशेषता रखता है। तो यहाँ पे एडिटर ये भी कह रहे हैं मणिपुर डांस भी एक यूनिक चीज़ रखता है। और कुछ फेस्टिवल की बात करी जाए तो लाई हरोबा एक फेस्टिवल है, एसोसिएट होता है ये पुरानी देवी देवताओं से। तो ये लाई हरोबा भी यहाँ पे फेस्टिवल होता है। आगे बढ़ते हैं, रॉयल पेट्रोनेज भी मिला है किस चीज़ को? थंगता को। तो थंगता क्या है याद रखिएगा, क्वेश्चंस यहाँ से बना है। थंगता क्या है? तो ये मणिपुरी का क्या है? मार्शल आर्ट है। तो थंगता जो है मणिपुर का मार्शल आर्ट है जो कि इम्पोर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए ये चीज़ें। मितिया जो है डिवाइड किया गया है 7 क्लैंस में, 7 क्लैंस में है और 3 इम्पोर्टेंट कास्ट में। तो ये चीज़ों मितिया किंगडम का जो है कांगलेपक बोला गया है, मितिया किंगडम को कांगलेपक। ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, आपको इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कहीं ना कहीं। जो भी मेंस के पेपर आएंगे उसमें अगर क्वेश्चंस आते हैं तो इसकी डिवीज़न इसकी कास्ट के ऊपर लेके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो मितई हैं, जो मणिपुर के, मितई का मतलब मणिपुर ही यहाँ पे है, मणिपुर के लोग। तो यहाँ पे जो मितई हैं वहाँ पे वैष्णव मॉन्क भी हैं। बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस हुए हैं जब बंगाल के वहाँ पे सुल्तान थे, तो वहाँ से कहीं ना कहीं माइग्रेट होके बंगाल में जो वैष्णव कम्युनिटी है यहाँ पे आई थी और यहाँ से चीज़ों को इन्फ्लुएंस होना दिखा है। बात करी जा रही है मितई कम्युनिटी की, तो ये डिवाइड हुआ है 3 कास्ट में। तो पहला है ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा जो है शेड्यूल कास्ट। ये सारी चीज़ें हैं। तो जो शेड्यूल कास्ट है वो तीसरी है और ब्राह्मण क्षत्रिय यहाँ पे चीज़ें अपनी रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे ब्राह्मण क्षत्रिय यहाँ पे किस चीज़ के विरुद्ध में है? ये एसटी के स्टेटस के खिलाफ है। तो जो ब्राह्मण क्षत्रिय एसटी के स्टेटस के खिलाफ हैं तो यहाँ पे कैसे इनको मिलेगा इतनी जल्दी? इनको बहुत लंबा प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। तो जो एसटी का स्टेटस है वह कहीं ना कहीं मितई कम्युनिटी जो है अंडर थ्रेट है। किस चीज़ के लिए? आउटसाइडर के लिए, जो भी बाहर से हैं उससे थ्रेट हो रहा है। यहाँ पे ऐसी चीज़ें बोली जा रही हैं। प्राइमरी अगर बात करी जाए तो कुकी कम्युनिटी से प्रॉब्लम निकल के आ रही है, क्योंकि कुकी कम्युनिटी को अभी रिसेंटली यहाँ पे एसटी टाइप में ऐड कर लिया गया है। ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। एसटी पीपुल को अलाउ किया जाता है, अगर कोई एसटी में शामिल होता है तो उसको लैंड खरीदने का अधिकार है, खासकर इम्फाल की वैली में। तो जो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, उस वैली में एसटी कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है, उनके ऊपर राइट्स होते हैं, वो आराम से उस लैंड को खरीद सकते हैं। अन्यथा अगर मणिपुर के मितई कम्युनिटी को ये चीज़ें नहीं दिए गए तो वहाँ पे उस चीज़ से वो वंचित रह जा रहे हैं। तो यह यहाँ पे इंटरनल बहुत सारे राइट्स को लेके कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहे हैं।
विदाउट द ST टैग आर केप्ट अवे फ्रॉम द हिल्स। तो अगर इनको ST टैग नहीं मिलेगा तो इस टैग न मिलने की वजह से ये कम्युनिटी से, इस ST कम्युनिटी से ये बाहर रहेंगे और हिल से भी, वहाँ के एरिया से भी ये बाहर रहते हुए नज़र आएंगे। बात करी जा रही है वहाँ के कोर्ट की। तो वहाँ का जो कोर्ट है वो पिटीशन उसमें डाला गया था, वो आदेश दिया था कि इस पर एक बार विचार करी जाए, इनकी एक यूनिकनेस है, इस पर देखा जाए। तो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है मणिपुर गवर्नमेंट यहाँ पे स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस दी है किसको, कि सोशियो इकोनॉमिक सर्वे किया जाए, एथनिक रिपोर्ट निकाला जाए, और कोर्ट डायरेक्ट किया है स्टेट गवर्नमेंट को क्या कि प्रपोज किया जाए इंक्लूजन ऑफ मितई कम्युनिटी इन द ST लिस्ट टू द सेंटर। तो यहाँ पे कोर्ट जो है सेंटर से बोला है कि इसको ऐड किया जाए और ये इम्पॉर्टेंट है, ये अपनी अलग विशेषताएं रखते हैं। इस तरीके से यहाँ पे कोर्ट ये भी बातें बोली गई हैं। मितई की बात करी जाए तो ऑलरेडी हैव एक्सेस टू बेनिफिट एसोसिएटेड विद द SC OBC इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो ये मितई जो हैं इन सारे फील्ड का बेनिफिट ऑलरेडी ले रहे थे और इसलिए कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉब्लम निकल के आ रही है। तो देखते हैं आगे कहाँ कितने हद तक ये चीज़ें चलती हैं, कितने हद तक यहाँ इन लोगों को अपने राइट्स मिलते हैं, इनकी जो कम्युनिटी है कितनी हद तक ये सारी चीज़ें आगे लेके जा सकती है। देखिए प्रोटेस्ट तो बहुत वहाँ पे वायलेंट तरीके से इमर्ज आउट हो गया है, जो कि एक शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पे डिमांड होना चाहिए। कोई भी प्रोटेस्ट अगर आप कर रहे हैं, जाहिर सी बात है वो पीसफुली होना चाहिए, नहीं तो उस प्रोटेस्ट को सप्रेस करने के लिए गवर्नमेंट अपनी फोर्सेस लगा देता है। इसी कारण वहाँ पे CRPF को भर भर के भेजा गया है और उस चीज़ को अभी रोका जा रहा है, तो प्रोटेस्ट को धीमा किया गया है। यहाँ पे G7 का जो फिनांस चीफ है उस चीफ वार्न किए हैं किस चीज़ के लिए, ग्लोबल अनसर्टेनिटी हो सकती है, विश्व में ग्लोबल एक नया क्राइसिस आ सकता है और US का डेप्ट क्राइसिस जो है वो लूम हुआ है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे निकलती है। आगे जो चीज़ें इसके बारे में आएगा उसकी डिटेलिंग को देखा जाएगा। IRDAI यहाँ पे फॉर्म किया है पैनल किस चीज़ के लिए, कि यहाँ पे एडवाइज किया जाए किस पे, मेंटल हेल्थ कवरेज। तो ये इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग आज के डेट में कहीं ना कहीं मानसिक रूप से पीड़ित हैं, मानसिक रूप से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे चिल्ड्रेन हो, चाहे यूथ हो, चाहे आपके ओल्ड एज पीपल हों। हर प्रकार से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम मेंटल से आदमी गुजर रहा है, चाहे डिप्रेशंस हो, चाहे मेंटल प्रॉब्लम हो, रिटार्डेशन हो, हर प्रॉब्लम से आदमी गुजर रहा है आज की डेट में। यहाँ की बात करी जाए तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ और न्यूरो साइंस जो आपके कहाँ पे है, ये आपको याद होना चाहिए, ये आपके बेंगलुरु में है, कर्नाटका में। ये चीज़ें याद होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चंस कई बार बना है। तो ये एडवाइज करेगा, अपना इनपुट देगा कवर करने के लिए कि मेंटल इलनेस को कैसे हम लोग डील कर सकते हैं, कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, रिजोल्यूशंस कैसे इसका हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे चीज़ें थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक सॉन्ग है जो कि एक ट्राइब से रिलेटेड है। ये कर्बी ट्राइब है, याद रहे कुर्की ट्राइब और कर्बी ट्राइब दोनों में अंतर है, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अगर बात करें हम तो ये जो मणिपुर की ट्राइब है वो दूसरी ट्राइब थी, ये मितई ट्राइब और कुकी ट्राइब यहाँ पे अलग अलग ट्राइब थी। लेकिन अगर बात करें ये वाली ट्राइब तो ये कर्बी ट्राइब है। तो कर्बी ट्राइब जो है आसाम की है और प्रैक्टिस करती है ये किस चीज़ का, तो ये चुमांकन एक प्रैक्टिस है। इस प्रैक्टिस में क्या होता है, जो भी इनके अपने कीन लोग हैं, अपने इनके रिलेटिव लोग हैं, अगर कोई भी उनका डेथ होता है तो डेथ पे ये एक सॉन्ग को क्रिएट करते हैं, उसका नाम क्या है, चुमांकन। तो चुमांकन एक गाना है, देखिए यहाँ पे बैठ के गाया जा रहा है। इस गाने की तब ज़रूरत होती है जब उनकी अंत्येष्टि होती है। तो जब ये अंत्येष्टि के लिए ले जाते हैं वहाँ पे एक रूम में गाना गाया जाता है और ये एक इनका रिचुअल्स के रूप में जुड़ा हुआ है। तो एक्सपर्ट ये भी मानते हैं ये जो वीवर हैं वहाँ के आसाम के लोग के, वो झूम कल्टीवेशंस करते हैं और डेथ सेरेमनी में चुमांकन जो गाने गाए जाते हैं उसकी अलग महत्व है। यहाँ पे ये माना जाता है कि ये इमॉर्टैलिटी ऑफ द सोल को डिनोट करता है। जो सोल है वो कभी नहीं मरती है, लाइफ आफ्टर डेथ यहाँ पे मानते हैं। तो जो कर्बी ट्राइब है वो 4 दिन के लिए यहाँ पे, याद रहे 4 दिन के लिए ये इस रिचुअल को परफॉर्म करती है। और जो प्रोफेशनल यहाँ पे मॉर्नर आते हैं उन्हें लोनसेपी भी बोला जाता है। ऐसी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। तो फैमिली जो है वार्म वेलकम करती है जितने भी गेस्ट आते हैं और ये सब चीज़ें परफॉर्म करी जाती है। तो याद रखिएगा
चुमांकन क्या है और किस स्टेट से रिलेटेड है, किस इशू से रिलेटेड है, अगर क्वेश्चन बन जाए तो छोड़ना नहीं है। फ्रेंड्स, ये सारी आज की द हिंदू की ताज़ा न्यूज़ संडे एडिटोरियल की आपके सामने लेके आया हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें और बने रहिए हमेशा पूरा एकेडमी पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरा एकेडमी।